बात पर सभी दलों की बैठक में पीएम मोदी ने साफ कहा कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि लद्दाख में 20 जाबाज शहीद हुए, जबकि लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए। उनकी वीरता, उनके कौशल, उनकी सूझबूझ पर देश अटूट विश्वास रखता है। इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैं शहीदों के परिवारों को भी विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने राज्यसभा की 2 सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस को 1 सीट मिली। एक दिन पहले जब बीएसपी, एसपी और निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा था, तभी से तय माना जा रहा था कि बीजेपी के दोनों उम्मीदवार जीत जाएंगे। नतीजों के ऐलान से पहले कांग्रेस ने खुद भी केवल 1 सीट जीतने की बात कबूल कर ली। हालांकि वोटिंग से पहले कमलनाथ ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी ओर से कोई कमी न रह जाए और कांग्रेस का हर विधायक वोट डाले। यही वजह रही कि पार्टी के कोरोना पॉजिटिव विधायक कुणाल चौधरी भी वोट डालने पहुंचे। वो डॉक्टर के कहने पर होम क्वारंटीन हो गए थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए एक वोट अहम था, इसलिए वो पीपीई किट पहनकर मतदान करने पहुंचे। उनके जाने के बाद विधानसभा परिसर में केमिकल का छिड़काव भी किया गया। राज्यसभा की 1 सीट पर जीत पक्की करने के लिए कमलनाथ के घर पर विधायकों की बैठक भी हुई, जिसके बाद सभी विधायक बसों में बैठकर विधानसभा पहुंचे। वोट डालने के बाद कमलनाथ ने खुद माना कि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट ही आएगी। ये शुरू से सबको पता था, जब 22 में गए कि हमारी 1 ही सीट आनी है, 1 ही सीट आएगी। वहीं चुनाव से एक दिन पहले हुए उलटफेर के बाद बीजेपी का खेमा खुश दिखा और पार्टी के विधायक पूरे उत्साह के साथ मतदान का हिस्सा बने। बीजेपी नेताओं ने 2 सीटें जीतने का दावा भी किया। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, अच्छे वोटों से जीत रही है। मध्य प्रदेश में नतीजों के ऐलान के साथ ही बीजेपी के दावे सही साबित हुए, क्योंकि वहां की 3 सीटों में 2 बीजेपी के खाते में आ गई और इसके दोनों उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा चुनाव जीत गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56 और सुमेर सिंह सोलंकी को 55 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के पहले उम्मीदवार दिग्विजय सिंह को जीत हासिल हुई और उसके दूसरे उम्मीदवार फूल सिंह बरैया हार गए। दिग्विजय सिंह को 57 वोट मिले, वहीं फूल सिंह बरैया केवल 36 वोट मिलने की वजह से हार गए, क्योंकि जीत हासिल करने के लिए उन्हें 52 वोटों की जरूरत थी। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय विधायकों एवं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हृदय से मेरा आभार। कोविड पॉजिटिव होने के वजह से आज मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया हूं, लेकिन शीघ्र ही आपके बीच आऊंगा। लखनऊ में एक केमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके में एक मजदूर की मौत हो गई। धमाके की आवाज से पास में रहने वाली 2 महिलाएं बेहोश हो गईं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धमाके से फैक्ट्री की छत को भी नुकसान हुआ। धमाका होते ही वहां काम करने वाले मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस हादसे की वजह की जांच में जुट गई है। एक छोटी सी केमिकल फैक्ट्री है जिसमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ है। तत्काल में यहाँ पे पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की सर्विसेज पहुँच गई थी। उसमें जब चेक किया गया था
उसमें ये पता चला कहीं पे आग वगैरह नहीं लगी है, कहीं पे किसी किस्म की गैस रिसर्व इस एरिया में नहीं हुई है। लेकिन 2 महिलाओं की इंजर्ड होने की सूचना थी, उनको तत्काल में हॉस्पिटल भेज दिया गया। हॉस्पिटल से ये पता चला वो लोग बिल्कुल सेफ ठीक है। लेकिन दुखद न्यूज़ ये है कि एक जो लेबर हैं फतेहपुर के, उनकी इस एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। मैं जैसे बताया हूँ कि अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी टीम भी आ रही है, देख रही है, चेक करिए। उसके आधार पे जो भी आगे इन्फॉर्मेशन आएगी या कंप्लेंट्स आएगी, उसके हिसाब से जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम बिल्कुल करेंगे। दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के इलाज की दरें 1/3 घट गईं। जानकारी के मुताबिक अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए हर दिन के हिसाब से 8 से 10,000 रुपए देने होंगे, जिसके लिए पहले 24 से 25,000 रुपए लगते थे। वहीं बिना वेंटिलेटर के आईसीयू बेड की दर 13 से 15,000 रुपए प्रतिदिन तय की गई, जो पहले 34 से 35,000 रुपए थी। तो ये हैदराबाद से आप तस्वीरें देख रहे हैं। आज वायुसेना की पासिंग आउट परेड चल रही है इस वक्त, और 123 जाबाज जो हैं वो इसी के साथ शामिल हुए हैं। वायुसेना प्रमुख ने हालांकि परेड को सलामी ली, और इसी के साथ साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हुई। नए अफसरों में 19 महिला अफसर भी शामिल हैं जो वायुसेना में अब शामिल हो जाएंगी। हैदराबाद में वायुसेना की पासिंग आउट परेड, जिसमें 123 नए जाबाज जो हैं वो वायुसेना को मिले हैं। हालांकि इन 123 नए अफसरों में महिलाएं भी हैं, 19 महिला अफसर इसमें शामिल हुए हैं। तो समारोह में वायुसेना प्रमुख भी मौजूद रहे। हालांकि यहाँ पर कोरोना का असर भी दिखा, क्योंकि जो पेरेंट्स, उनके माँ बाप थे, उन्हें फिलहाल नहीं बुलाया गया, और जो वहाँ पर अफसर दिख भी रहे थे उनके मुंह पर मास्क भी नजर आ रहा था। तो वायुसेना की पासिंग आउट परेड, हैदराबाद से ये तस्वीरें, और एक तरीके से ये एक संदेश, एक मैसेज कि भारतीय सेना पूरी तरीके से तैनात है, और एक ताकत क्या है वायुसेना की, दरअसल वो दिखाने की भी यहाँ एक कोशिश हो सकती है उन दुश्मनों को जो आंख उठाकर भारत की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। तो हैदराबाद की तस्वीरें, हालांकि 123 नए जाबाज वायुसेना को मिले हैं, और इसी के साथ साथ 19 महिला अफसर भी वायुसेना में अब शामिल हो जाएंगे। तो वायुसेना की ये पासिंग आउट परेड। And flying as the right outer is number 6, Wing Commander Nikhil Bhatt. और दर्शकों, अब समय है आपकी नजरें आपकी बाईं ओर लेके जाने का, क्योंकि अब से कुछ ही क्षणों में आप सूर्य किरण टीम को अपनी बाईं ओर से आते हुए देखेंगे, एक लूप प्रस्तुत करने के लिए। लेकिन अपनी नजरें कहीं मत हटाइएगा, क्योंकि जब 9 हवाई जहाज हवा में उल्टे होंगे, ठीक तभी हमारे टीम लीडर उन्हें संरचना में बदलाव का आदेश देंगे। इस वक्त जितने लोग आप देख रहे हैं वहां पर मौजूद हैं, सबकी निगाहें आसमान में, क्योंकि आसमान में ही ये ताकत नजर आ रही है जिसे न सिर्फ इस वक्त भारत, पूरा देश देख रहा है। वायुसेना में 123 नए जाबाज इसी के साथ शामिल। सूर्य किरण टीम, and there they are pulling up to your left. Fulcrum Go, says the leader, and acknowledging his call, the left and the right members move back onto the wings of number 4. With this, the team has formed the shape of MiG-29 aircraft. MiG-29 is the latest aircraft to be upgraded in India. Ladies and gentlemen, the Fulcrum formation. धनुष उठा प्रहार कर, धनुष उठा प्रहार कर, तो सबसे पहले वार कर। अग्नि सी धड़क धड़क, हिरन सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर। रुके न तू थके न तू, रुके न तू थके न तू, झुके न तू थमे न तू।
इन्हीं पंक्तियों की तरह बिना रुके, बिना थके, बिना झुके, बिना थमे हमारी भारतीय वायुसेना भी आधुनिकता की ओर अग्रसर है। और इसी को चित्रित करती है हमारी अगली फॉर्मेशन, जिसमें आप देख सकते हैं सूर्य किरण टीम को रफाल वायुयान की आकृति में। रफाल भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों में शामिल सबसे नवीनतम लड़ाकू विमान है तथा हमारी घातक मारक क्षमता को और भी बल प्रदान करेगा। देवियों एवं सज्जनों, आपकी बाईं ओर से रफाल फॉर्मेशन। और आइए अब मैं आपका परिचय टीम लीडर के बाईं ओर उड़ान भर रहे सदस्यों से करवाती हूँ। टीम लीडर के ठीक बाईं ओर हैं सूर्य किरण 3 विंग कमांडर अतुल यादव, उनके ठीक पीछे उड़ान भर रहे हैं नंबर 9 विंग कमांडर अजय दशरथी तथा बाईं ओर बाहर की ओर उड़ान भर रहे हैं नंबर 5 विंग कमांडर सिद्धेश कार्तिक। और दर्शकों ये देखिए, जब तक मैं आपका परिचय टीम के सदस्यों से करवा रही थी, एक बार फिर हमारे टीम के सदस्य हवा में स्वयं को व्यवस्थित कर बना रहे हैं एक नई आकृति। इस आकृति में आप सूर्य किरण टीम को एक अंतरिक्ष यान के रूप में देख सकते हैं तथा इस फॉर्मेशन को हम समर्पित करते हैं भारत के अतुलनीय अंतरिक्ष प्रोग्राम व मेक इन इंडिया ड्राइव को। For them. Other members of the team include Squadron Leader Abhijit Singh. He has flown as number 3 and number 5. Squadron Leader Manish Mishra. He has flown as number 6 and number 8. Squadron Leader Manik Bhalla and Squadron Leader Aman Salaria. वतन की सरबुलंदी में हमारा नाम हो शामिल, वतन की सरबुलंदी में हमारा नाम हो शामिल, गुजरते रहना है हमको सदा ऐसे मुकामों से। और इसी पंक्ति को चित्रात करती है हमारी अगली फॉर्मेशन ठीक आपके सामने, जहां टीम ने बनाई है एरोहेड संरचना, जो हमारी तीनों सेनाओं की एकता व अदम्यता का प्रतीक है। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, द नेक्स्ट चेंज विल बी टेकिंग प्लेस राइट इन फ्रंट ऑफ यू, सो कीप लुकिंग एट द फॉर्मेशन। In swiftly and demonstrating accuracy and precision in the sky. To strive for perfection, a team of over 100 technicians led by Wing Commander Nagendra and assisted by Squadron Leader Shyam Mohan, Flight Lieutenant Sudarshan, Flight Lieutenant Navneet, Master Warrant Officer Kanhaiya Mishra and Master Warrant Officer Kuldeep Kumar support the flying effort. And now ladies and gentlemen, for the signature maneuver, please keep looking straight ahead 12 o'clock. For this soon, team will be right in front of you. आपने जिन टीम के सदस्यों को अभी तक एक अदृश्य डोरी से हमारे टीम लीडर के साथ बंधे हुए देखा था, वे उन्हीं के आदेश का अनुसरण करते हुए पूरे आसमान में सूर्य की किरणों की तरफ बिखर जाएंगे। एयर फोर्स एकेडमी के कमेंटेटर्स को तो वायुसेना की ये पासिंग आउट परेड, जिसमें आप अलग अलग फॉर्मेशन देखिए किस तरीके से ही हवा में ये बनती हुई और एक तरीके से देश की ताकत को दर्शाता हुआ। और इसी के साथ वायुसेना में 123 नए जाबाज भी शामिल हो गए हैं और इसमें से 19 महिला अफसर हैं जो शामिल हुई हैं। और इसी मौके पर जब चीन को लेकर सवाल रखा गया, चीन पर भी यहाँ पर वायुसेना प्रमुख बोलते नजर आए हैं कि शहादत जो है जवानों की वो बेकार नहीं जाएगी और पूरी तरीके से एलएसी पर वायुसेना
तैयार है। बुलंद हौसले के साथ इंडियन एयरफोर्स के 123 कैडेट्स आज हैदराबाद के डुंडीगल एयरफोर्स ट्रेनिंग एकेडमी से पासिंग आउट करने के बाद कमीशन हो रहे हैं और इसमें 19 महिलाएं शामिल हैं। इनके हौसले खास तौर पर इतने बुलंद हैं जो इनके चेहरे और इनकी चाल से साफ नज़र आता है कि देश के दुश्मन के दांत खट्टे करने का हौसला लेकर ये एयरफोर्स ट्रेनिंग एकेडमी से अब यहाँ से विदा होंगे और अपने ब्रांच में पहुँचेंगे और देश की सेवा में लग जाएंगे। कोरोना वायरस का कहीं ना कहीं यहाँ असर नज़र आ रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई है। कुछ ऐसी परेड्स हैं जिसमें कंधे से कंधा मिलाकर चला जाता है, वो परेड वो इवेंट्स को हटा दिया गया है और ख़ास तौर पर पहली बार एयरफोर्स ट्रेनिंग जो एकेडमी है उसके इतिहास में ऐसा पहली बार है कि जो कैडेट्स हैं उनके परिजनों को एकेडमी में नहीं आने की इजाज़त नहीं दी गई है ताकि जो है ये किसी भी तरह का जो वायरस का कंटेमिनेशन है वो एयरफोर्स एकेडमी के अंदर ना आ सके। लेकिन बावजूद इसके जो कैडेट्स हैं उनके हौसले 7वें आसमान पर हैं और देश की सेवा के लिए तत्पर होकर यहाँ से एयरफोर्स ट्रेनिंग एकेडमी से अपनी ब्रांच में जाने को तैयार हैं। तो वायुसेना में 123 नए जवान इसी के साथ शामिल हुए हैं और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर आसमान में ही कई फॉर्मेशन बनाई गई हैं और एक तरीके से ये मैसेज, ये संदेश देने की कोशिश कि वायुसेना जो है वो दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इसी के साथ वायुसेना प्रमुख ने चीन को चेतावनी भी दी और उन्होंने कहा कि हमारे जवानों की जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। एलएसी पर वायुसेना पूरी तरह से तैयार है, तैनात है। ये हैदराबाद की तस्वीरें जहां पर वायुसेना की पासिंग आउट परेड हुई और इसी के साथ 123 जवान अब वायुसेना में शामिल हुए। इनमें से 19 महिला अफसर भी हैं जो वायुसेना में शामिल हुई हैं और इसी के साथ एक मैसेज, एक संदेश भी कड़ा दुश्मनों की तरफ कि अब आंख उठाने से पहले 100 बार सोचना होगा। दर्शकों, अब कृपया अपनी नजरें टीम पर ही बनाए रखिए क्योंकि अब से कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे कैसे टीम लीडर के आदेश पर टीम के एलएसी पर भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख आरएस भदौरिया ने चीन को चेतावनी दी है। हैदराबाद में वायुसेना की पासिंग आउट परेड में अपने संबोधन में उन्होंने साफ कर दिया कि चीन के खिलाफ भारत पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि गलवान में हुई जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। एलएसी पर जवानों ने जो बहादुरी दिखाई है वो इस बात का सबूत है कि हम देश की संप्रभुता को किसी भी हालत में मिटने नहीं देंगे। Please join me in paying tributes to Colonel Santosh Babu and his brave men who made the supreme sacrifice while defending the LAC in the Galwan Valley. Their gallant actions in a highly challenging situation have demonstrated our resolve to protect the sovereignty of our country at any cost. Please join me in paying tributes to Colonel Santosh Babu and his brave men who made the supreme sacrifice while defending the LAC in the Galwan Valley. Their gallant actions in a highly challenging situation have demonstrated our resolve to protect the sovereignty of our country at any cost. उधर महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 3,827 नए मरीज की पहचान हुई और इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या 1.25 लाख के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से महाराष्ट्र में 142 लोगों की मौत भी हुई है। शिल्पा शेट्टी ने योग दिवस के दिन घर पर ही योग करने की अपील की। शिल्पा शेट्टी ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी से अपने घर पर ही योग करने की अपील की। मैं हमेशा कहती हूँ योगा से ही होगा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। चीन से विवाद के बीच खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ पूर्व सैनिकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें इन पूर्व सैनिकों ने अब भी देश के लिए अपनी सेवाएं देने की बात कही। हिंदुस्तान को अभी भी किसी भी समय जरूरत पड़ने पर हम मर मिटने के तैयार हैं। जय हिंद।
लद्दाख से सांसद जामग्याल शेरिंग नामग्याल ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और साफ किया कि इस मामले पर भी लद्दाख की जनता सरकार के साथ है। जो भी सरकार निर्णय ले उसको हम लद्दाख वाले पूरे जो है सरकार के समर्थन में है। प्रधानमंत्री ने जैन आचार्य महाप्रज्ञ की 100वीं जयंती पर उन्हें याद किया और बताया कि उन्होंने योग से कई लोगों को तनाव से उबरने की कला सिखाई थी। योग के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने डिप्रेशन फ्री लाइफ की कला सिखाई। अनुष्का शर्मा की नेटफ्लिक्स पर जल्द रिलीज होने वाली फिल्म बुलबुल का ट्रेलर जारी कर दिया गया। पूजो के दिन ही खा गई चुड़ैल महेंद्र को। इंसान है, आदमी है। किसी को देखा, कुछ सुना? नहीं। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनको प्लाज्मा थेरेपी दी गई। सत्येंद्र जैन को दिल्ली के साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में प्लाज्मा थेरेपी दी गई है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, दरअसल उनकी तबीयत खराब हुई, उसके बाद उनका कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और पॉजिटिव आने के बाद उनको पहले जानकारी मिल रही थी कि प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी और अब जो जानकारी मिल रही है कि उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दे दी गई है। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों से लोग परेशान दिख रहे हैं। अनलॉक 1 लागू होने के बाद तेल कंपनियों ने लगातार 14वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल की जो कीमत है वो 78 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जो कि कल 78 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर थी। डीजल की कीमत आज बढ़कर 77 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई। तो लगातार 14वां दिन जब पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है, जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं, क्योंकि ऐसे में जब पेट्रोल बढ़ रहा होता है तो कुछ दिन के बाद, 3 से 4 दिन के बाद कुछ उछाल में कमी भी आती नजर आती है, लेकिन ये कमी फिलहाल लोगों को महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि लगातार ये 14वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। और इसी के साथ दिल्ली में आज पेट्रोल की जो कीमत है वो 78 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जो कि कल 78 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर थी। चीन से जारी सीमा विवाद पर राहुल गांधी ने आज फिर सरकार पर सवाल उठाए। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया। राहुल ने सवाल उठाए कि अगर जमीन चीन की थी तो हमारे जवानों की जान क्यों गई। राहुल ने पूछा कि पीएम मोदी बताएं कि जवान किसकी जमीन पर मारे गए। तो राहुल गांधी ने फिर से सवाल उठाए हैं और सीधे चीन से जारी सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है, सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया। राहुल ने सवाल उठाए कि अगर जमीन चीन की थी तो हमारे जवानों की जान क्यों गई है। राहुल ने साथ ही साथ ये सवाल भी पूछा कि पीएम मोदी बताएं सामने आकर कि जवान किसकी जमीन पर मारे गए हैं। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ में तैनात कांस्टेबल संदीप ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। कांस्टेबल की मौत की वजह अभी साफ नहीं है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। 34 साल के कांस्टेबल संदीप हरियाणा के झज्जर के रहने वाले थे। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक से श्रद्धालुओं का गुस्सा भड़क गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की वजह से इस साल होने वाली जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी, जिस पर पुरी में कई श्रद्धालु भड़क गए और सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया। उन्होंने राज्य सरकार के साथ बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट पर भी अपना गुस्सा उतारा और बीच सड़क पर एक बैनर में आग लगा दी। यही नहीं, गुस्साए लोगों ने जमकर नारे भी लगाए। वहीं बीजेपी ने इसे करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा बताकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जाहिर की। ये तो बड़ा कठोर निर्णय है। कोरोना जिस तरीके से आगे उभर कर आ रहा है उसके सामने तो हमको ये मानना पड़ेगा। इस बीच जगन्नाथ मंदिर प्रशासन इस साल मंदिर के अंदर ही किस तरह पूजा होगी इसकी तैयारियों में जुट गया। चीन के साथ विवाद पर सभी दलों की बैठक में पीएम मोदी ने साफ कहा कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि लद्दाख में 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा उन्हें वो सबक सिखा कर गए। सभी वरिष्ठ नेतागण आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर
आप सभी वरिष्ठ महानुभावों ने जो विचार रखे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी देश की सीमाओं की रक्षा में दिन रात लगे हमारे वीर जवानों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उनकी वीरता, उनके कौशल, उनकी सूझबूझ पर देश अटूट विश्वास रखता है। इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैं शहीदों के परिवारों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा LAC पर जो किया गया है उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। साथियों, बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर,
मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी हुई है। साथियों, राष्ट्रहित, देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। मैं आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। आप सभी ने इस बैठक के लिए अपना समय दिया, अपने मूल्यवान सुझाव दिए। इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी नेतृत्वगण का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके सुझाव आगे की रणनीति में बहुत लाभ करता होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार इस एकता का संदेश देने में आप जो बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं, वे सेना का मोरल तो बढ़ाएगा, देश के लोगों की हिम्मत बढ़ाएगा, लेकिन दुनिया को भी जो संदेश जाना चाहिए वो पहुंचेगा। और इसलिए आज की मीटिंग में आपकी सकारात्मक भूमिका का बहुत मूल्य है, उसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। और इसलिए भी आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। दिल्ली के साकेत कोर्ट में क्राइम ब्रांच की टीम ने निजामुद्दीन मरकज मामले में 12 चार्जशीट दाखिल की, जिनमें 12 अलग अलग देशों से तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने आए 41 विदेशी नागरिकों का आरोपी बनाया गया और इन सभी विदेशी नागरिकों पर वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। इससे पहले 26, 27 और 28 मई को निजामुद्दीन मरकज मामले में क्राइम ब्रांच 47 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिनमें विदेश से आए तबलीगी जमात के 915 नागरिकों को आरोपी बनाया गया था। इस तरह मरकज मामले में दिल्ली पुलिस अब तक 59 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिनमें 36 अलग अलग देशों के 956 विदेशी नागरिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हांगकांग में एक रेस्टोरेंट ने अपने यहां खाना बनाने से लेकर उसे डिलीवर करने तक के लिए कर्मचारियों की जगह मशीनों और रोबोटों को उतार दिया।
बताया गया कि कोरोना वायरस के खतरे की वजह से रेस्टोरेंट ने कॉन्टैक्टलेस फूड सर्विस की शुरुआत की, जहां रेस्टोरेंट के किचन में शेफ नहीं बल्कि भारी भरकम मशीनें खाना बनाती नजर आईं। एक पैन के साथ रखे एक डब्बे में फेंटा हुआ अंडा रखा दिखा। जैसे ही चावल पककर तैयार हुए, डिब्बे में फेंटा हुआ अंडा पैन में पलट दिया गया। इसके बाद दूसरे डिब्बों ने भी खुद ब खुद कटी हुई सब्जियां पैन में डाल दी। पैन का ढक्कन बंद हुआ और चंद मिनट में एक फ्राइड राइस तैयार हो गए। मतलब किचन में शेफ की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब काम मशीन ने ही कर दिया। Chefs cooking that come with a lot of food safety issues. Dirty shoes, falling hairs, sick chef. रेस्टोरेंट में मशीनों का इस्तेमाल सिर्फ रसोई तक ही सीमित नहीं दिखा। वहाँ खाना परोसने का जिम्मा वेटरों की जगह रोबोट संभालते नजर आए। एक तस्वीर में दिखा कि खाना लेकर रोबोट टेबल पर पहुंचा तो ग्राहक भी हैरान रह गए। रेस्टोरेंट के अंदर ऑर्डर लेने के लिए भी कर्मचारी नहीं दिखे, बल्कि उनकी जगह एक टच स्क्रीन लगी नजर आई। और तो और रेस्टोरेंट से खाना लोगों के घरों तक डिलीवर करने का काम भी रोबोट ही करते दिखे। 佢調味方面佢係標準化嘅，咁所以嚟講咧，佢每一日嘅出品都係好。 गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है। बीजेपी के अभय भारद्वाज, रमिला वारा और नरहरी अमीन जीते हैं, जबकि चौथी सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल जीते हैं, वहीं भारत सोलंकी को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के पास पहले भी 3 सीटें थीं और पार्टी से बरकरार रखने में कामयाब रही। इससे पहले कांग्रेस के ऐतराज के बाद मतगणना में देरी हुई और विवाद की वजह से 4 घंटे बाद ही वोटों की गिनती शुरू हो सकी। पूरे देश में जितने राज्यसभा के चुनाव थे वहाँ सभी जगह पर 6 से 7 बजे तक रिजल्ट आ गया था, लेकिन गुजरात में कांग्रेस ने जिस तरह से गलत तरीका अपना के एप्लीकेशन डाल के ये विलम्ब करवाया है, लेकिन उनकी कोई चाल नहीं चली है, निष्फल हुए और भारतीय जनता पार्टी के हमारे तीनों उम्मीदवार का विजय हुआ है। हम सबके आभारी है। लद्दाख से बीजेपी सांसद जाम्यांग शेरिंग नामग्याल ने करगिल के कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन की ऑडियो क्लिप अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए गंभीर आरोप लगाया। इस ऑडियो क्लिप में प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया और चीन के साथ चल रहे तनाव पर भी विवादास्पद बयान दिया गया। दावा है कि कांग्रेस पार्षद की यह बातचीत कश्मीर में किसी निसार खान नाम के आदमी से हुई। इस विवादास्पद ऑडियो क्लिप के वायरल होने पर कांग्रेस ने अपने पार्षद को नोटिस भेजकर सफाई मांगी और लद्दाख के आईजी ने भी उन्हें जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश जारी कर दिए। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता। ये ले का आधा हिस्सा जो है चाइना लेना चाहिए, बस लेना चाहिए कि ले गया है, आधा हिस्सा पूरा लेना चाहिए। अच्छा, तो परेशानी दूर हो जाएगी। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। फिर पता क्या होगा? फिर दिल्ली में और बाकी सब ठीक है। वो ले वालों की तो बड़ी वो चिंगपिंग कर रहे थे। हाँ, और सुनो, और पता क्या होगा? लद्दाख यूटी के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। फिर हो जाएंगे बराबर। फिर 370 हमें वापस मिलेगा। 370 की वजह से ये सब कुछ हो गया। उसी की वजह से ये सब हो गया। वो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर तो बोलता है हम लद्दाख को इंडिया से जल्दी आजाद करा देंगे 1 महीने के अंदर। तो हमारा क्या होगा कश्मीरियों का? कश्मीर को भेज देंगे हम पाकिस्तान। इस ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद लद्दाख के लेह में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन लद्दाख से बीजेपी सांसद जाम्यांग शेरिंग नामग्याल की अगुवाई में किया गया और इसमें पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के लिए कुछ कार्यकर्ता हाथों में तिरंगे झंडे लेकर पहुंचे तो कुछ ने पार्टी के झंडे लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्षद के बयान को देश विरोधी बताते हुए सभी प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और कांग्रेस से अपने पार्षद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की गई। हालांकि कांग्रेस अपने पार्षद को इस मुद्दे पर नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन बीजेपी सांसद जाम्यांग नामग्याल ने कांग्रेस पर अपने पार्षद को बचाने का आरोप लगाया। पूरे कारगिल को बदनाम करने की कोशिश ये कर रहा है और कारगिल की काउंसिल चुप है, कारगिल के नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप है, कारगिल के कांग्रेस चुप है, सब उसको बचाने की कोशिश कर रहा है।
राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में ऑस्ट्रेलिया से लौटे कांग्रेस विधायक वाजिब अली के वोटिंग में हिस्सा लेने पर विवाद हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया और वोट डालने पहुंच गए, जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने उन्हें वोट डालने से रोक दिया। लेकिन बाद में वाजिब अली को चुनाव अधिकारी से पीपीई किट पहनकर मतदान करने की अनुमति मिल गई और उन्होंने पीपीई किट पहनकर वोट डाला। मतदान के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाकर जीत का भरोसा जताया। इस बीच बीजेपी ने वाजिब अली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उन्होंने महामारी एक्ट का उल्लंघन किया है। जब वैकल्पिक व्यवस्था इनके पास और थी मतदान करने की, तो वो उसको उपयोग करते बजाय उनको लाके और विधायक और अधिकारियों के जीवन को संकट में डालने का काम कर रही है सरकार। हमने आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन कांग्रेस विधायक वाजिब अली ने बीजेपी की आपत्ति को गलत ठहराया और अपनी जिम्मेदारी का हवाला दिया। साथ ही उन्होंने अपनी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने का भी जिक्र किया। होम आइसोलेशन के साथ साथ इंसान की जो जिम्मेदारियां हैं, जो जरूरतें होती हैं, जो कंपल्सरी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसके तहत आदमी अपनी ड्यूटी निभाएगा। एज ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन एंड मेंबर ऑफ दिस लेजिस्लेटिव असेंबली, आई हैव ए ड्यूटी टू वर्क एंड आई केम फॉर वर्क। आके वो करवा लिया था टेस्ट, कोविड का टेस्ट करवा लिया गया है, वो भी नेगेटिव है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि मामूली बात पर शुरू हुई तू-तू मैं हाथापाई में बदल गई, जिसमें महिलाएं तक आपस में भिड़ी नजर आईं। वीडियो में दोनों तरफ के लोग महिलाओं को एक दूसरे से छुड़ाने की कोशिश करते दिखे। मामला शांत कराने के लिए एक पुलिस वाला भी डंडा लेकर आगे बढ़ा, लेकिन इतने लोग आपस में लड़ रहे थे कि पुलिस वाले को भी समझ नहीं आया कि डंडा चलाए किधर। झगड़े में लोगों की चप्पलें तक उतर गईं। थोड़ी देर बाद महिलाओं को एक दूसरे से दूर किया गया तो फिर दो आदमी लड़ाई पर उतर आए। जब मारपीट में लगे लोगों ने शांत होने का नाम ही नहीं लिया तो तंग आकर पुलिस वाला वापस ही चला गया। और इसी बीच बड़ी खबर, कोरोना के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 14,516 मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 375 लोगों की मौत हुई। देश भर में कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 12,948 हो गया है। अब तक देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 3,95,000 के पार पहुंच चुके हैं। तो 24 घंटे में 375 मौतें हुई हैं और इसी के साथ कुल आंकड़ा अब कोरोना मरीजों का 3,95,000 के आंकड़े को पार कर गया है, 95,000 के आंकड़े को पार कर गया। और इस स्थिति अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मरीज भी सामने आए। 14,516 मरीज पिछले 24 घंटे में मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में ही 375 लोग कोरोना की वजह से उनकी मौत हुई है। देश भर में कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 12,948 हो गया है। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 50,000 के आंकड़े को पार कर गई। पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, जो एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। पिछले 24 घंटे में 66 लोगों की मौत हुई और इसी मौत के साथ अब जो आंकड़ा है वो भी बढ़ गया है, 2,000 के आंकड़े को ये पार कर गया। दिल्ली में अब तक 2,035 लोगों की इस महामारी की वजह से मौत हो चुकी है। खाड़ी देशों से केरल लौटने वाले लोगों के लिए कोरोना का टेस्ट जरूरी करने के आदेश के विरोध में बीजेपी के युवा मोर्चा बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राजधानी तिरुवनंतपुरम में प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया और मार्च करते हुए सीएम आवास तक पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने वहां लगे बैरिकेड को हटाने की कोशिश की, जिसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार कर दी। हालांकि प्रदर्शनकारी पानी की बौछार के सामने भी डटे रहे। कुछ लोग तो पानी की बौछार से बचने के लिए सड़क पर बैठ गए, जबकि कुछ लोग सड़क पर ही गिर पड़े। पुलिस की इस सख्ती के बाद भी प्रदर्शनकारी वहां से हटे नहीं, बल्कि सड़क के बीचों बीच बैठकर नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शन में कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए नियमों का भी लोगों ने ध्यान नहीं रखा। न तो उन्होंने आपस में तय दूरी बनाई और न ही चेहरे पर मास्क लगाना जरूरी समझा।